नमस्कार, जय हिंद। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है पीवाईक्यू सेशन में, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ामिनेशन है डिफरेंट स्टेट्स के, उन सभी एग्ज़ामिनेशंस के लिए मेन टारगेट हम लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ है, क्योंकि उसके बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ वेरी हार्ड थिंग। तो हम उसके लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड पूरी सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज के 20 क्वेश्चंस आपके बीच में हैं और ये क्वेश्चंस हैं हिमाचल प्रदेश में 2016 में हुए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है वेल्थ ऑफ नेशन से। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन 1776। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन एक इकोनॉमिक्स की किताब है। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक, और इसको इन्होंने 1776 में पब्लिश किया था और इसके राइटर हैं एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनकी किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा 3 और नाम दिए गए हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट थे। जोसेफ एडिशन, ये इनको आप पीरियोडिकल एसेज के लिए जानते हैं, पीरियोडिकल एसेइस्ट थे। इन्होंने 2 पीरियोडिकल्स स्टार्ट किए थे, एक था द रैम्बलर, सॉरी एक था द टैटलर, दूसरा था द स्पेक्टेटर। ठीक है, इस दोनों में इनके साथ कोलैबोरेट किया था रिचर्ड स्टील ने। एडवर्ड गिबन है, एडवर्ड गिबन वॉज बॉर्न इन 1737 एंड ही डाइड इन 1794। एंड इनका जो फेमस एक वर्क है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसका जो टाइटल है वो अक्सर पूछा जाता है। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है अ विंडिकेशन ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी 1756 and a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful, that was also in 1756 were authored by। इन दोनों पैम्फलेट्स को किसने लिखा था, ये क्वेश्चन है। कौन इसका आथर था? ठीक है, तो बोथ द वर्क्स वर रिटन बाय एडमंड बर्क। ठीक है, एडमंड बर्क was the writer and he has written these 2 works। ठीक है, he was born in 1729 and died in 1797। he was 18th century writer and he has written a vindication of natural society and a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful, that both the works were published in 1756। ठीक है, he was a philosopher and he is basically known for the utilitarian philosophy, philosophy of utilitarianism and principles of unity। ठीक है, दैट इज जर्मी बेंथम। ठीक, नेक्स्ट ऊपर वाला जो बेंथम है, बेंथम इज जर्मी बेंथम, ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, गलत टिक कर दिया। ठीक है, एडमंड बर्क है, दूसरा ऑप्शन देखिएगा जर्मी बेंथम। बेंथम मीन्स जर्मी बेंथम। ही वॉज अ फिलोसफर and he is basically known for his philosophy of utilitarianism and principles of unity। and Arbuthnot means जॉन आर्बटनॉट, ये ऑप्शन सी जो है आर्बटनॉट, दैट इज जॉन आर्बटनॉट। ठीक है, जॉन आर्बटनॉट वॉज अ स्कॉटिश फिजिशियन and the first option is Bolingbroke। Bolingbroke was complete name is that Viscount, Viscount, Viscount Bolingbroke। He was born in 1678 and died in 1751 and he was Henry Saint James फर्स्ट विस्काउंट बॉलिंगब्रूक। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
23 पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु वर द लेक पोइट्स। लेक पोइट्स का जिक्र हम लोग अक्सर करते रहते हैं। लेक पोइट्स कौन है? मीन्स कुछ ऐसे रोमांटिक पोइट्स थे जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे और नेचुरलिस्ट पोइट्री लिखते थे, उनको लेक पोइट्स के नाम से जाना जाता है। तो इनमें 3 जो एल्डर रोमांटिक्स हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाता है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, इन्हें कंसीडर किया जाता है एज एल्डर रोमांटिक्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। क्लियर है? बाकी का देखेंगे जरा तो टेनिसन, आर्नल्ड एंड ब्राउनिंग। ठीक है, टेनिसन, आर्नल्ड एंड ब्राउनिंग ये तीनों कैसे हैं? विक्टोरियन पोइट हैं। ठीक है, विक्टोरियन पोइट्स हैं और इनमें भी टेनिसन एंड ब्राउनिंग एल्डर विक्टोरियन है, आर्नल्ड लेटर विक्टोरियन है। ठीक है, और बाकी के सी ऑप्शन में जरा देखिएगा, ग्रे है, कॉलिंस है और बर्न्स है। बर्न इज कंसीडर्ड एज प्लाउमैन पोएट और पीजेंट पोएट। ठीक है, वैसे जो टर्म इनके लिए यूज़ किया जाता है रॉबर्ट बर्न्स के लिए, वो प्लाउमैन पोएट यूज़ किया जाता है, और पीजेंट पोएट जो एग्जैक्टली यूज़ किया जाता है वो जॉन क्लेयर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक्चुअली एक बार क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में ये पूछा गया था, जॉन क्लेयर। ठीक है, जॉन क्लेयर इज पीजेंट पोएट एंड रॉबर्ट बर्न्स इज प्लाउमैन पोएट। जो रॉबर्ट बर्न्स की डेथ का डेट है उसको बर्न्स नाइट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। टॉमस ग्रे जो है प्री रोमांटिक पोएट हैं, विलियम कॉलिंस भी प्री रोमांटिक हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1828 एंड डाइड इन 1889। ठीक है, एंड ड्राइडन, पोप एंड टॉमसन। ड्राइडन को आप जानते हैं, दैट इज़ 17th सेंचुरी के लेटर पार्ट में थे। 1631 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1700 is the death year of Dryden. He is basically known for his satires like Macflacknu, Absalom and Achitophel, and his famous restoration plays, famous restoration comedies and tragedies. ठीक है, the most famous work is All for Love. ठीक है, All for Love इनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है। पोप, that is Alexander Pope, was an 18th century poet, that is who belongs to the age of neoclassicism or neo-Augustan age, and he was the very important writer in that era, and he has advocated the use of heroic couplet in poetry. ठीक है, और इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें आपको मिलता है एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड रेप ऑफ द लॉक। ये इनके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं। डंसियार्ड है, ये सारे इनके बहुत फेमस वर्क्स हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ मेरी सेलीज फ्रैंकेस्टीन। मेरी सेली कौन है? मेरी सेली इज द सेकेंड वाइफ ऑफ पीबी सेली, पर्सी बिशप सेली, and daughter of Edward Gibbon and his wife Mary Wollstonecraft. ठीक है, that is why he is also called Mary Wollstonecraft Shelley. ठीक है, तो ये जो है सेली की वाइफ थी, इन्होंने एक नावल लिखी थी जिसका नाम था फ्रैंकेस्टीन, और इसका जो सबटाइटल था वो था द मॉडर्न प्रोमीथियस। ठीक है, द मॉडर्न प्रोमीथियस। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन और याद रखिए दिमाग में, प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ पोइटिकल वर्क बाय पीबी सेली। प्रोमीथियस अनबाउंड, पीबी सेली, एंड फ्रैंकेस्टीन द मॉडर्न प्रोमीथियस, दैट इज मेरी सेली, और ये नावल है। ठीक है, बाकी के 3 और ऑप्शंस हैं, द मैन ईटिंग मॉन्स्टर, द कैनिबल एंड द जाइंट ओलंपिया। ये अलग वर्क्स हैं, इन पर चर्चा हम लोग कभी आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25, विच वर्क ऑफ टेनिसन इज द स्टोरी ऑफ फिशरमैन who is shipwrecked and after spending 10 years on a desert island returns home to discover that his beloved wife believing him dead has remarried and has a new child. ठीक है, तो
किस पोएम में ये कहानी आती है? तो जो पोएम इनकी यूनक गार्डन है, ठीक है, यूनक गार्डन, ठीक, ये गार्डन नहीं, एक्चुअली ये यूनक अर्डन है, ARDEN, यूनक अर्डन ये पोएम है, ठीक है। यूनक अर्डन में ये स्टोरी आती है, जो एक फिशरमैन की स्टोरी है, जो सी में सिपरेक्ट हो जाता है, 10 साल के बाद लौटता है और यहाँ पर पाता है उसकी वाइफ उसको मरा समझ करके रीमैरिज कर ली है और जो है उसके बच्चे भी हैं। क्लियर? और ये जो स्टोरी है एक रियल पर्सन था जिसका नाम था टॉमस वूलनर, ठीक है, टॉमस वूलनर, उसी की स्टोरी पर बेस्ड है, रिटन हुई थी, ये लिखी गई थी 1864 में। यूलिसेस आप सभी जानते हैं, फेमस पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाय टेनिसन एंड इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ यूलिसेस द हीरो ऑफ ऑडिसी, ठीक है, हीरो जो है ऑडिसी का उससे रिलेटेड है। लेडी ऑफ साइलॉट भी इन्हीं की फेमस पोएम है, ठीक है। और इसके 2 वर्जन्स हैं। 1833 में 20 स्टैंजास पब्लिश हुए थे और 1842 में इसको 19 स्टैंजास में अगेन पब्लिश किया गया था। ये एक लिरिकल बैलेड है इंस्पायर्ड बाय द 13th सेंचुरी इटालियन टेक्स्ट डोना डी स्कॉल्टा, ठीक है, डोना डी स्कॉल्टा, ये जो है एक वर्क था जिससे ये प्रभावित है। ये जो लेडी ऑफ सैलॉट है, ये जो है, सॉरी इसको हमको ऐसे मार्क नहीं करना चाहिए, यू मार्क समझिए, आप ऐसे समझिए, ठीक है। लेडी ऑफ सैलॉट जो है वो एक लिरिकल बैलेड है जो कि इटालियन टेक्स्ट, 13th सेंचुरी का इटालियन टेक्स्ट है, डोना डी स्कलोटा, उससे प्रभावित है, ठीक है। मॉड जो है, मॉड भी टेनिसन की ही पोएम है और ये 1855 ईयर 1855 में पब्लिश हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रिंग एंड द बुक से है, क्वेश्चन नंबर 26। रिंग एंड द बुक इज कंसीडर्ड द एम्बिशियस एंड कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ। तो रिंग एंड द बुक किसका वर्क है? रिंग एंड द बुक इज फेमस वर्क बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग हु इज अ विक्टोरियन पोएट। क्लियर है? लार्किन मीन्स फिलिप लार्किन हु इज 20th सेंचुरी पोएट, ठीक है, एक 20th सेंचुरी पोएट हैं और 1922 में इनका बर्थ होता है और 1985 में डेथ होती है। ही इज़ कंसीडर्ड द एमिनेंट फिगर इन द मॉडर्निस्ट पोएट्री, दैट इज़ द मूवमेंट स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है। वाइल्ड मीन्स ऑस्कर वाइल्ड, ऑप्शन डी है, वाइल्ड मीन्स ऑस्कर वाइल्ड, 1854 में बर्थ होता है, 1900 इज द ईयर ऑफ डेथ, ठीक है। एंड इनके फेमस वर्क में आपको एक मिलेगा द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे 1891 एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्क हैं। पीटर मीन्स वाल्टर पीटर, वाल्टर पीटर वॉज बॉर्न इन 1839। ये चीज़ें आप लिखते चलेंगे, ठीक है। वाल्टर पीटर वॉज बॉर्न इन 1839 एंड डाइड इन 1894 एंड ही वॉज एन एसेइस्ट एंड क्रिटिक इन द विक्टोरियन एरा, ठीक है। विक्टोरियन एज के बड़े इन्फ्लुएंशियल राइटर थे, क्रिटिक थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, मैंने आपको इनके विषय में थोड़ी थोड़ी बातें बता दी। और ब्राउनिंग जो है इसका आंसर है, ठीक है। ब्राउनिंग मीन्स रॉबर्ट ब्राउनिंग, द फेमस राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ही हैज़ मास्टर्ड एंड ओरिजिनेटेड ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 आपके सामने है, ठीक, एक मिनट, चलिए अब सही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? टाइटल हार्डीज अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है। ये क्या है? ये हार्डी के नावल का टाइटल है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है फेमस टाइटल है एक नावल का, जो कि लिखा है, किसने लिखा है? हार्डी ने, टॉमस हार्डी ने। पूछ रहा है कि इज डेराइव्ड फ्रॉम, इसका जो टाइटल है कहाँ से डेराइव हुआ है? द टाइटल हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स फेमस प्ले एज यू लाइक इट, ठीक
ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है एज यू लाइक इट, वहाँ से इसका जो टाइटल है वो डेराइव किया गया है, ठीक है। उसमें एक सॉन्ग है, उसी सॉन्ग का पहला लाइन है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, क्लियर। बाकी के जो राइटर्स हैं, चासर 14th सेंचुरी राइटर है, स्पेंसर एलिजाबेथन पोएट हैं, फेमस फॉर फेरी क्वीन एंड सेफर्ड्स कैलेंडर। वर्ड्सवर्थ इज द फाउंडिंग मेंबर इन द रोमांटिक एज, ही इज फेमस फॉर हिज लिरिकल बैलेड्स, द प्रेल्यूड एंड सेवरल अदर पोएम्स, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट है, उसके एक्ट सेकंड सीन 5 में वो सॉन्ग आता है जिसमें ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री आता है। तो यहीं पर आप लिख लेंगे कहाँ से है ये है एक्ट 2, ठीक है। सीन कौन सा होगा, सीन 5, एक्ट 2 सीन 5 से ये लिया गया है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है वेयर डू वी कम अक्रॉस बियर रैबिट, बियर फॉक्स, बियर, ठीक है। किस स्टोरी में ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो एसोप्स फेबल्स होंगे, ठीक है। एसोप की जो फेबल्स हैं उनमें ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, ठीक है। उनमें ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं एसोप की फेबल्स में। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जरा सा देखते हैं बाकी के 3 जो वर्क्स हैं। अंकल रेमस, ऑप्शन जो ए है, एक फिक्शनल टाइटल है, ठीक है, एंड कैरेक्टर है जो कि नरेटर भी है। किसने क्रिएट किया है इसको जो क्रिएटर हैं जोएल कॉन्डलर हैरिस, स्पेलिंग जरा देखिएगा, JOEL जेल, चैंडलर CHANDLER चैंडलर, हैरिस HARRIS, ठीक है। इन्होंने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है, ठीक है। एंड एक दूसरा जो है एलिस इन वंडरलैंड, बहुत फेमस वर्क है, 1865 में पब्लिश हुआ था एंड इट वाज अ फेमस वर्क, चिल्ड्रन वर्क बाय लेविस कैरोल, ठीक है। एलिस इन वंडरलैंड, इसमें छोटी सी लड़की है जो कुछ अजीब से लैंड पर पहुंच जाती है, उसी की स्टोरी है। टॉपसी टर्बी लैंड में पहुंच जाती है। अगर आपने CBSE बोर्ड से स्टडी की है तो NCERT की बुक में किसी क्लास में आई थिंक अप टू 5th में कहीं, 5th में या 6th में कहीं जो है ये स्टोरी प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा पार्ट, जंगल बुक से आप सभी परिचित होंगे, 1894 का वर्क है एंड किसका है, रुडयार्ड किपलिंग का फेमस वर्क है जंगल बुक। इट इज सेट इन सियोनी, SEONEE सियोनी, सेंट्रल मध्य प्रदेश, ठीक है। सेंट्रल मध्य प्रदेश में ये जो है सेट है, इंडियन बैकग्राउंड में है क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग जो है काफ़ी समय तक इंडिया में रहे। इसमें एक बॉय है, ठीक है, जो कि मैन कब है, जिसका नाम है क्या नाम उसका आता है, मोगली, MOWGLI, मोगली, ठीक है। जो एक मनुष्य का बच्चा है और वो वुल्व्स की संगत में आ जाता है और फिर उन्हीं की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो कैरेक्टर है शेर खान है जो कि एक टाइगर है, ठीक है। बालू है जो कि एक बियर है। ये सारे कैरेक्टर्स इसमें अपीयर होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन 29 और 30 भी आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन 29 पहले देखते हैं। क्वेश्चन 29 जो है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज आर द चीफ क्रिटिक्स ऑफ शिकागो क्रिटिक्स, ठीक है। जो शिकागो क्रिटिक्स एक ग्रुप है, उसका जो चीफ क्रिटिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, वो कौन है। देखिए आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में I.A. रिचर्ड्स है, T.S. एलियट है, I.A. रिचर्ड्स एंड T.S. एलियट दोनों एक साथ हैं एंड आफ्टर है D. R.S. क्रेन, ठीक है। R.S. क्रेन, यही जो है शिकागो स्कूल के इम्पॉर्टेंट क्रिटिक हैं, R.S. क्रेन, ठीक है। R.S. क्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक इन द शिकागो स्कूल, ठीक है। और इनका एक फेमस कलेक्शन है, एडिटेड वर्क है, जिसका नाम है क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म। याद रखिएगा, R.S. क्रेन का वर्क है क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म, सेमीकोलन एंशिएंट एंड मॉडर्न
ईयर 1952 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। और इसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें आप जरा देखेंगे तो एक पहले हैं आई रिचर्ड्स, ठीक है। ये किससे रिलेटेड हैं? न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, एंड ही इज रिलेटेड टू क्लोज रीडिंग, ठीक है। और इनके फेमस वर्क्स में आप देखेंगे तो मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रैक्टिकल द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। ये इनके बहुत ही फेमस वर्क हैं। टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द मेटाफिजिकल पोइट्स, ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। और जो फेमस जो टर्म्स इन्होंने दिए उसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ठीक है। ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो कि टी.एस. इलियट के। टी.एस. इलियट हैज़ इन्फ्लुएंस न्यू क्रिटिसिज्म एंड आई रिचर्ड्स भी इसी से एसोसिएटेड हैं। आर.एस. क्रेन का एसोसिएशन किससे है? शिकागो क्रिटिक्स से। शिकागो क्रिटिक्स का जो स्कूल है उससे इंपॉर्टेंटली जुड़े हुए थे, एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन 30 में क्या कहते हैं? एक मिनट, चलिए ये ठीक है। हाँ, इन विच प्ले ऑफ शॉ डू वी कम अक्रॉस चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ठीक है। जीवी शाह के किस वर्क में चॉकलेट क्रीम सोल्जर हम लोगों को देखने को मिलता है? ये जरा आप याद करिए। आपने जब आर्म्स एंड द मैन पढ़ा होगा, वहाँ पर जो रेना है वो जो फ्यूजिटिव सोल्जर था, ठीक है, फ्यूजिटिव सोल्जर जो उसके कमरे में शेल्टर लिया था, उसको ही चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है, बिकॉज कि वो जो है उसको बताता है कि वो बैटल फील्ड में गोलियां ले जाने के बजाय चॉकलेट क्रीम ले जाना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है आर्म्स एंड द मैन में। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंटली कैरेक्टर हैं, टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। रेना है, रेना की मदर हैं, ठीक है, कैथरीन पेटकाफ। रेना के फादर हैं मेजर पॉल पेटकाफ, एंड उन रेना का जो एक फियांसे है मेजर सर्जियस, ठीक, एक फ्यूजिटिव सोल्जर है, ठीक है, जिसका नाम बाद में पता चलता है ब्लंसली, ठीक है, वो भी कैप्टन ब्लंसली है, अपोजिट कंट्री के आर्मी में था, प्रोफेशनल सोल्जर है। 2 और कैरेक्टर हैं, जो कि एक लूका है जो कि उसके घर की मेड है, और एक मेल सर्वेंट है जिसका नाम है निकोला। यही इतने इसमें कैरेक्टर्स आते हैं। प्रॉब्लम प्ले और प्ले ऑफ आइडियाज़, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। जीवी शाह का प्ले है, एंड ईयर 1894 में पब्लिश हुआ था, लिखा गया था। मैन एंड सुपरमैन 1903-1905 का वर्क है, ठीक है, और फेमस वर्क है, बहुत फेमस जीवी शाह का ही वर्क है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो है हेक्टर मेलन, एन वाइटफील्ड, ठीक है, एन वाइटफील्ड, हेनरी स्ट्रोकर, जॉन टैनर एंड वायलेट रॉबिन्सन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मैन एंड सुपरमैन में, ठीक है। और मैन ऑफ डेस्टिनी 1897 का वर्क है, जीवी शाह का ही वर्क है, ठीक है। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसको भी आप लिख लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट एज कैरेक्टर यहाँ पर अपीयर होता है। आगे देखेंगे ऑप्शन डी, दैट इज सीजर एंड क्लियोपेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और कंफ्यूज करता है जनरली। एक बार इसको ऐसे ही पूछा गया था कि किसका वर्क है सीजर एंड क्लियोपेट्रा। सीजर एंड क्लियोपेट्रा इज 1898 में पब्लिश हुआ वर्क है, जीवी शाह का वर्क है, ठीक है। दिस इज एन फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जूलियस सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है। क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर के बीच का जो फिक्शनल एक रिलेशनशिप का अकाउंट है, डिटेल है, एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि इसमें लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 डी.एच. लॉरेंस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भाई विच इज़ नॉट अ वर्क, इस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नॉट अ वर्क ऑफ
D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का कौन सा वर्क नहीं है, ये आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा बिटवीन द एक्ट्स जो है, पहला ऑप्शन जो है बिटवीन द एक्ट्स, ठीक है, ये बिटवीन द एक्ट्स, सॉरी इसको थोड़ा सा, हाँ यूँ, बिटवीन द एक्ट्स जो है ये वर्जीनिया वुल्फ का एक नॉवेल है, जो कि लास्ट नॉवेल है वर्जीनिया वुल्फ का, बिटवीन द एक्ट्स, ठीक है। तो यही एक वर्क है जो कि D.H. लॉरेंस का नहीं है। बाकी द पर्सियन ऑफिसर D.H. लॉरेंस की एक स्टोरी है, द कैप्टन्स डॉल ये भी एक स्टोरी है, और द रेनबो तो फेमस है, आप सभी जानते हैं, ये एक नॉवेला है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन, तीन वर्क, दो स्टोरी, एक नॉवेल D.H. लॉरेंस का है। ऑप्शन ए जो है बिटवीन द एक्ट्स, ये वर्जीनिया वुल्फ का फाइनल नावल है, लास्ट नावल है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन 32 क्या कहता है? क्वेश्चन 32 इज शर्लॉक होम्स, ठीक है, अमेरिकन राइटर थे शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द रीडर 1887 बाई आर्थर कैनन डायल। आर्थर कैनन डायल ये जो है एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को किसने प्रोड्यूस किया? शर्लॉक होम्स ने। सॉरी, शर्लॉक होम्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है, डिटेक्टिव है, जिसको आर्थर कैनन डायल ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1887 में। क्लियर है। और किस वर्क में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, यही आपको बताना है, ठीक है। तो एक जो स्टोरी थी इनकी, अ स्टोरी इन स्कारलेट, ठीक है, अ स्टडी इन स्कारलेट, ये इनकी एक स्टोरी थी जिसमें सबसे पहली बार शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड शर्लॉक होम्स इज द फर्स्ट डिटेक्टिव कैरेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, एंड सर आर्थर कैनन डायल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, ठीक है। इनको डिटेक्टिव फिक्शन का फादर कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी तीनों वर्क भी आर्थर कैनन डायल की ही स्टोरीज हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? विच पोएम हैज द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ठीक है। तो ये बहुत फेमस लाइन है W.B. ईट्स की पोएम द सेकेंड कमिंग की, ठीक है। W.B. ईट्स की पोएम द सेकेंड कमिंग की फेमस लाइन है। बाकी जो अन्य दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस हैं, वो भी क्या हैं? ये भी ईट्स के ही अलग अलग वर्क्स हैं, ठीक है। वेसिलेशन ये भी W.B. ईट्स की पोएम है। द हाउंड ऑफ हेवन W.B. ईट्स की पोएम है। सेलिंग टू बाइजेंटियम बहुत ही फेमस पोएम है, और उसकी एक लाइन जो है बहुत बार पूछी गई है, अ टाटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है भाई? 34, 35 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 34 इज हु इज द राइटर ऑफ, किसका राइटर? द पोर्ट्रेट्स द पैट्रियट्स प्रोग्रेस 1934, पैट्रियट्स प्रोग्रेस, द पैट्रियट्स प्रोग्रेस 1930, ये किसका वर्क है? द पैट्रियट्स प्रोग्रेस, ठीक है। अब यहीं पर आपको दो एक वर्क और याद आ जाएंगे। एक याद आ जाएगा द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसका है? जॉन बनियन का वर्क है, और प्रिकर्सर ऑफ नावल में गिना जाता है, ठीक है। आपको चासर का फेमस वर्क याद आ जाएगा, द कैंटरबरी टेल्स, उसमें भी पिलग्रिम्स का जिक्र है, ठीक है। तो ये किसका वर्क है? द पैट्रियट्स प्रोग्रेस, जो कि 1930 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर देखेंगे तो ये जो वर्क है वो हेनरी विलियमसन का वर्क है। हेनरी विलियमसन, ऑप्शन डी, हेनरी विलियमसन इनका वर्क है। He was born in 1895 and died in 1977. He is a novelist and writer, ठीक है, about वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल की कहानियाँ हैं उसके विषय में, जंगल की चीज़ें हैं उसके विषय में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है।
दो और ऑप्शंस देख लेते हैं। डब्ल्यू एच ऑर्डन देखते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एच ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग, सॉरी, ठीक है। ये जॉन बनियन देख लेते हैं। जॉन बनियन का एक फेमस वर्क हम लोगों ने डिस्कस किया, पहले यहाँ पर इसको मार्क कर लें, आंसर आपका डी है, ठीक है। तो जॉन बनियन का एक फेमस वर्क हम लोगों ने डिस्कस किया, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, दो वॉल्यूम्स में आया है, दो पार्ट्स में आया है। फर्स्ट पार्ट 1778 में आया था एंड सेकंड पार्ट वाज पब्लिश इन 1784। फर्स्ट पार्ट में जो मेन कैरेक्टर था वो क्रिश्चियन था, सेकंड पार्ट में उसकी वाइफ क्रिश्चियाना है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट राइटर यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ आर्नल्ड वेस्कर। आर्नल्ड वेस्कर 20th सेंचुरी के राइटर हैं एंड ही इज़ फेमसली नोन फॉर हिज वेस्कर ट्रेलॉजी। वेस्कर ट्रेलॉजी जो है 3 नावल्स का एक वॉल्यूम है, जिसमें 3 नावल्स कौन कौन से हैं? चिकन सूप विद बार्ली 1958, रूट्स 1959 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम, ठीक है। ये 3 वर्क्स हैं जो कि आर्नल्ड वेस्कर के हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35, द एलजी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, याद रखिएगा, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, ये बहुत फेमस वर्क है। इसका टाइटल अक्सर पूछा जाता है कि किसने लिखा है। दिस इज़ एन एलजी रिटन बाई डब्ल्यू एच ऑर्डन। किसने लिखा है भाई? डब्ल्यू एच ऑर्डन का लिखा हुआ एक एलजी है, फेमस एलजी है, दैट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स की डेथ पर लिखी गई ये फेमस एलजी है, ठीक है। इसके अलावा अदर वर्क्स में देखेंगे तो द एसेंट ऑफ एप्सिक्स, ठीक है, ये इनका अदर वर्क है और बाकी के कैरेक्टर्स पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन 36 इज़ पिलग्रिम्स रेग्रेस। अभी तक प्रोग्रेस हम लोगों ने पढ़ा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अभी एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, हु रोट पिलग्रिम्स रेग्रेस। पिलग्रिम्स रेग्रेस किसने लिखा है? जो कि 1933 में पब्लिश हुआ था। तो इट वाज रिटन बाई C.S. लेविस। पिलग्रिम्स रेग्रेस वाज रिटन बाई C.S. लेविस। C.S. लेविस का वर्क है। विलियम गोल्डिंग को आप सभी जानते हैं, ठीक है। विलियम गोल्डिंग इंपॉर्टेंट राइटर हैं। विशेष रूप से इनका जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है 1954 का वर्क है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, ठीक। एंड एक ट्रेलॉजी है टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये ट्रेलॉजी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। और इस ट्रेलॉजी के 2-3 जो वर्क्स हैं उसमें है द राइट्स ऑफ पैसेज 1880 और क्लोज है, क्वांट्स है 1887 में। ये जो है इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। एक और फेमस नावल है इनका, द फायर डॉन ब्लोन, ठीक है, 1989 का वर्क है। क्लियर? तो विलियम गोल्डिंग इज़ फेमस राइटर, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला जॉर्ज ऑरवेल है। जॉर्ज ऑरवेल को तो आप सभी जानते हैं। जॉर्ज ऑरवेल 1903 में पैदा हुए थे, 1950 में इनकी डेथ होती है। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है एरिक आर्थर ब्लेयर, अक्सर पूछा जाता है। एंड ही इज़ फेमस फॉर हिज dystopian novels like Animal Farm that was published in 1945 and 1984 that was published in 1949। ये 2 बड़े फेमस जो है डिस्टोपियन वर्क्स हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन डी है, दैट इज़ ग्राहम ग्रीन। इनको बेसिकली 2 फेमस वर्क्स हैं, उनको याद रखिएगा, पावर एंड ग्लोरी दैट वाज पब्लिश इन 1940 एंड द हार्ट ऑफ द मैटर 1948, ग्राहम ग्रीन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 क्या है भाई? एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, क्वेश्चन 37 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ डॉरिस लेसिंग, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। डॉरिस लेसिंग फेमस राइटर हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी का फर्स्ट वॉल्यूम कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा अंडर
अंडर माई स्किन ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का फर्स्ट वॉल्यूम है। आपका आंसर हो जाएगा अंडर माई स्किन। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1949। ठीक है, इसके बाद 3 ऑप्शन आपके पास और बचते हैं। अफ्रीकन लाफ्टर, इट वॉज ए मेमोयर पब्लिश इन 1992। ठीक है, एंड इट वॉज, इसका सबटाइटल भी है और जिम्बाब्वे की विजिट पर लिखा गया था, विजिट पर रिलेटेड। तो इसका जो सबटाइटल है 4 विजिट्स टू जिम्बाब्वे। ठीक है, 4 विजिट्स टू जिम्बाब्वे, अफ्रीकन लाफ्टर। ठीक है, द गोल्डन नोटबुक जो है ये इनका नावल है, 1962 में पब्लिश हुआ था। द गोल्डन नोटबुक 1962, याद रखिए, द गोल्डन नोटबुक 1962 नावल है। लंदन ऑब्जर्व जो है इसका सबटाइटल है स्टोरीज एंड स्केचेस, 1992 में ही पब्लिश हुआ था। एंड इसके अलावा एक और वर्क है, वॉकिंग इन द शेड वॉल्यूम 2 ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी, दैट इज 1949 में पब्लिश, 1949 टू 1962, पब्लिकेशन ईयर है 1997। तो ये सारे इनके डर्स लेसिंग के वर्क हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए क्वेश्चन 38 आपके सामने है। द रूम, डम्ब वेटर एंड द बर्थडे पार्टी। ठीक है, देखिए डम्ब वेटर आपको याद हो ना हो, रूम आपको याद हो ना हो, लेकिन द बर्थडे पार्टी आपको निश्चित रूप से याद होगा कि ये किसका वर्क है, किसका प्ले है। तो अगर ये याद आ गया तो तीनों याद आ गया। ठीक है, द रूम जो है एक्चुअली फर्स्ट वर्क है, हैरोल्ड पिंटर का फर्स्ट प्ले है। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर का, डम्ब राइटर और बर्थडे पार्टी उसके बाद के हैं। ठीक है, ये सभी जो है कॉमेडी ऑफ मिनेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक, बात क्लियर। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर वॉज बॉर्न इन 1930 एंड डाइड इन 2008। ही वॉज फेमस playwright, actor and director. ठीक है, and he was awarded Nobel Prize in the year 2005 and he is basically known for comedy of menace. comedy of menace क्या होती है, जिसमें एक डर का माहौल पैदा किया जाता है unnecessarily. ठीक है, जॉन अर्डन है, जॉन अर्डन वॉज बॉर्न इन 1930 एंड डाइड इन 2012. ही वॉज अ प्ले राइट. ठीक है, आर्नल्ड वेस्कर आप सभी जानते हैं, वेस्कर ट्रिलॉजी, इनकी अभी पीछे हम लोग चर्चा किए। 3 फेमस वर्क्स हैं, दैट इज चिकन सूप विद बार्ली 1958 एंड रूट्स 1959 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम 1960. ठीक है, जो ऑर्टन है, जो ऑर्टन वॉज बॉर्न इन 1933 एंड died in 1967 and he was also a playwright and his famous work is Loot. कौन सा है? लूट, LOOT, लूट। किस ईयर में पब्लिश हुआ? 1965। 1965 में लूट जो है वो पब्लिश हुआ था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आज का इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसी के बाद एक क्वेश्चन और करके हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है किंग्सले एमिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट राइटर है किंग्सले एमिस। ठीक है, वॉज अ स्पार्कलिंग नॉवेल अबाउट अ यंग इंग्लिश लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी एंड हिज constant struggle against the academic establishment. Identify the novel. ठीक है, किंग्सले एमिस ने एक नावल लिखा है। किंग्सले एमिस को 2 चीज़ों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, कैंपस नावल के लिए जाना जाता है, दूसरा ही वॉज आल्सो रिलेटेड टू एंग्री यंग मैन। ठीक है, एंग्री यंग मैन से रिलेटेड है और इनको दूसरी चीज़ कैंपस नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। तो इनका फेमस कैंपस नॉवेल है द लकी जिम। ठीक है, लकी जिम जो है इनका फेमस कैंपस नॉवेल है, जो कि एक प्रोफेसर की कहानी है जो एकेडमिक चीज़ों से रिलेट करता है, उससे रिलेटेड कहानी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लकी जिम, 1954 में पब्लिश हुआ था और इनका फर्स्ट नावल था। ठीक है, बाकी के तीनों नॉवेल्स भी इन्हीं के हैं, एंग्री यंग मैन है। ठीक है,
एंड कैंपस नावल है, ये आपने लिख लिया। बाकी के 3 नावल जो हैं, वन फैट इंग्लिश मैन वॉज पब्लिश इन 1963, ठीक है। आई लाइक इट हियर, ऑप्शन डी जो है आई लाइक इट हियर, ये जो है इसका जो पब्लिकेशन है वो 1958 में होता है। एंड द अनसर्टेन फीलिंग 1955, अनसर्टेन फीलिंग जो है वो 1955 का वर्क है। आपका जो आंसर है वो जो है, आंसर क्या है भाई, एक मिनट, आपका जो आंसर है वो ए है, लकी जिम 1954, ठीक है, 1954 इनका वर्क है। लकी जिम पब्लिश हुआ था, ये कैंपस नावल का बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 30, आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी 30 नहीं 40, क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। एक वर्क है द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, दूसरा है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। अब पहला वर्क आपको याद हो ना हो, लेकिन अगर आपने कहीं से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो दूसरा वाला आपको अच्छे से याद होगा, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। बहुत फेमस वर्क है, किसका, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी इज मोस्ट फेमस वर्क बाय विलियम इम्पसन, ठीक है, विलियम इम्पसन का बहुत फेमस वर्क है। आपका जो आंसर हो जाएगा विलियम इम्पसन हो जाएगा। विलियम इम्पसन के ही दोनों वर्क्स हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी वॉज पब्लिश्ड इन 1930 एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1951, ठीक है, 1951, ठीक है, 1951 में पब्लिश हुआ था और ये 1930 का, ठीक है। आइए रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। इनका जो वर्क है द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1929, ठीक है। और जी विल्सन नाइट जो हैं बड़े फेमस आदमी हैं, क्रिटिक हैं, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज शेक्सपियरियन क्रिटिक, ठीक है। द फर्स्ट व्हील ऑफ फायर, द इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये इनके कुछ वर्क्स हैं, फेमस वर्क, ठीक है। इनका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है 1930 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। नन ऑफ दीज, जय माता दी। बाकी चलेंगे भैया, यहाँ पर आपका सेशन हम करते हैं एंड। ये वीडियो जो है ये 20 क्वेश्चन लगभग हम लोगों को डिस्कस करने में 40 मिनट का सेशन हो गया है, और कुछ इसी तरीके से 20-20 क्वेश्चंस हम लोग डेली डिस्कस करेंगे। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये आपके अगले अपकमिंग एग्जामिनेशन जो हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के, उसमें तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, उसमें रिलेटेड जो कुछ थोड़ी बहुत संभावित और डिटेल्स हो सकती हैं, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। यही 20 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से सॉल्व करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ हमने आपका समय बचा लिया। 40 मिनट में आपका काम हो गया, 40 मिनट में 20 क्वेश्चंस, दैट इज़ बेनिफिशियल थिंग। विद डिटेल आपने कर लिया, रिवीजन भी हो जाएगा और डिटेल्स भी हो जाएगा। आप इन चीज़ों को लिखते भी जाएंगे तो आपका एक नोट्स बहुत बढ़िया प्रिपेयर होता जाएगा, वन लाइनर प्रिपेयर होता जाएगा, जो कि शॉर्ट नोट होगा, आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उन सब को इसके विषय में जानकारी मिले और हम सब बेहतर कर सकें। चलें, नमस्कार, जय हिंद।